तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे NCERT गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.4 का सवाल संख्या 1 का पहला नंबर। तो बच्चों, इससे पहले हमने आपको अध्याय 1, अध्याय 2 और 3.1, 3.2, 3.3 तक के सभी हिसाब को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया है और उन सभी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, तो आप वहां जाकर जो है उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो बच्चों, आज का जो ये वीडियो है प्रश्न 1 का पहला बताने वाले हैं। इसमें प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न 1 का पहला नंबर। तो बच्चों, क्या कह रहा है पहला नंबर? बोल रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को, यानी ये जो समीकरण युग्म दिया गया है, इनको जो है विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक प्रयुक्त है या उपयुक्त है। ठीक है, तो हम लोगों को जो ये जो समीकरण दिया गया है x + y = 5 और 2x - 3y = 4, इन दोनों समीकरणों को जो है हमें विलोपन विधि से सॉल्व करना है और विलोपन विधि से सॉल्व करने के बाद प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व करना है और दोनों विधि से सॉल्व करने के बाद ये बताना है कि दोनों विधि में से कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। यानी आपको जो विधि ज़्यादा अच्छा लगे, जैसे विलोपन अच्छा लगे तो आप लिख दीजिएगा कि अतः विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है, या आपको अगर प्रतिस्थापन विधि अच्छा लगे तो लिख दीजिएगा कि अतः प्रतिस्थापन विधि अधिक उपयुक्त है हिसाब बनने के बाद। तो अभी हम आपको विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों बताएंगे। आपको जो विधि उपयुक्त लगे, यानी जो विधि अच्छा लगे, तो उनको आप लिख दीजिएगा कि अतः हमें ये विधि उपयुक्त लग रहा है। ठीक है ना। चलिए, और ये जो प्रतिस्थापन विधि देख रहे हैं बच्चों, इसको जो है हमने आपको 3.3 का सवाल संख्या 1 में जो 6वां सवाल है प्रतिस्थापन विधि से हमने आपको बताया है और पूरा आसान तरीके से वहाँ बताया है। तो आप वहाँ उस वीडियो को अगर देख के अगर इस वीडियो पे आएंगे तो प्रतिस्थापन विधि और भी खतरनाक समझ में आएगा, लेकिन वैसे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी हम आपको उसी ढंग से समझा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनको। सबसे पहले विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं इन दोनों समीकरणों को। तो दिया क्या है समीकरण? x + y = 5 है, ये है समीकरण 1। और क्या दिया है? और दिया है 2x - 3y = 4, ये है समीकरण 2। इन दोनों समीकरणों को बच्चों हमें विलोपन विधि से सॉल्व करना है पहले, उसके बाद प्रतिस्थापन से भी करेंगे। तो लिख देते हैं समीकरण 1 तथा 2 को विलोपन विधि से हल करने पर। तो देखिए समीकरण 1 और 2 को कर रहे हैं ना। एक क्या है? x + y = 5, यह है समीकरण 1। फिर समीकरण 2 क्या है? 2 है 2x - 3y = 4, यह है समीकरण 2। इन दोनों समीकरणों को जो है हम लोग विलोपन विधि से सॉल्व कर रहे हैं। उनके बाद हम लोग प्रतिस्थापन से सॉल्व करेंगे। तो विलोपन विधि में क्या होता है बच्चों? तो हम लोगों को विलोपन में है या तो x के गुणांक को या तो y के गुणांक को सेम किया जाता है, उनके बाद चिन्ह को पलटी करते हैं, उसके बाद हिसाब हमारा सॉल्व हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ बताइए, यहाँ x के साथ में गुणा में कुछ नहीं तो क्या है? तो 1 है। तो यहाँ x का गुणांक है 1 और यहाँ x के साथ में गुणा में क्या है? तो देखिए 2 और x के बीच में कुछ गुणा है, तो x का गुणांक यहाँ 2 है और यहाँ x का गुणांक 1 है। तो विलोपन में क्या होता है कि हम लोग पहले गुणांक को सेम करते हैं। अगर गुणांक को सेम कर लेंगे उसके बाद चिन्ह को पलटी करेंगे। अच्छा, जैसे कि x का गुणांक को भी सेम कर सकते हैं या y के गुणांक को भी सेम कर सकते हैं। उसके बाद जो हम लोग चिन्ह को पलटी करते हैं, उसके बाद हिसाब हमारा जो है बिल्कुल आसान तरीके से बन जाता है। अभी बताइए बच्चों, यहाँ x का गुणांक 1 है, यहाँ x का गुणांक 2 है। अगर समीकरण 1 में अगर हम लोग किससे गुना कर दें? 2 से गुना कर देंगे। अगर 2 × 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x। ठीक है, और अगर इस जैसे ये है 2x - 3y है ना, इनको अगर 1 से कर दें तो 2 × 1 करेंगे तो 2x और प्लस 1 × 2x करेंगे तो वही क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। यानी गुणांक हमारा जो है बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ पर 2x है और यहाँ पर कितना है? यहाँ ओनली x है। तो अगर समीकरण 1 को अगर हम 2 से गुना कर दें और समीकरण 2 को हम 1 से गुना कर दें, उसके बाद जो हमारा जो इधर हल आएगा, मतलब x का गुणांक सेम हो जाएगा। समझ में आया? जैसे यहाँ x का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ x का गुणांक 2 है, तो वैसा दो संख्या से मतलब गुना करना है हमको इस समीकरण 1 और समीकरण 2 में कि x का गुणांक, या देखिए x का गुणांक सेम करेंगे या y का गुणांक सेम करेंगे। अभी देखिए अगर y का गुणांक को सेम करना रहता तो किससे गुना करते? यहाँ मतलब यहाँ y का आगे कुछ नहीं क्या है? 1 है, यहाँ y का आगे कितना है? -3 है। तो इन दोनों का अगर गुणांक अगर सेम करते, चलिए चिन्ह से मतलब मत रखिए, अभी फिलहाल मान से मतलब रखिए कि y का आगे में कुछ नहीं तो कितना है? 1 है, और वो यहाँ भी y के आगे में क्या है? तो 3 है। ये जो चिन्ह दिया गया है, ये जो मान दिया गया है, मान से मतलब रखना है, चिन्ह से नहीं। तो y का गुणांक यहाँ 1 है और y का गुणांक यहाँ 3 है। तो बताइए अगर हमको y का गुणांक सेम करना रहता तो क्या करते हैं?
इनको 3 से गुना कर देते तो 3y हो जाता है यहाँ, और इनको गुना कर देते 1 से तो 3 गुना y 3y, तो यहाँ भी 3y यहाँ भी 3y, तो y का गुणांक सेम हो जाता। लेकिन हम लोग जो है हम लोग x के गुणांक को सेम कर रहे हैं। आप y के गुणांक को भी सेम कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपको y का ही गुणांक अगर सेम करना हो तो y का गुणांक ही सेम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कर लेते हैं, y को ही करते हैं, तो इसको 3 से गुना कर देंगे और इसको 1 से गुना कर देंगे। ठीक है, हम y के गुणांक को सेम कर रहे हैं। आपका मन अगर x के गुणांक को सेम करना हो तो x के गुणांक को भी सेम कर सकते हैं। अब देखिए ये जो 3 से जो गुना करेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 को y से गुना करना है, नहीं, ये जो 3 है ना, इनको x से भी करना पड़ेगा, y से भी करना पड़ेगा, इस 5 से भी गुना करना पड़ेगा इस 3 को, फिर वही 1 है, 1 को भी 2x से भी करना पड़ेगा, -3y से भी करना पड़ेगा और 4 से भी करना पड़ेगा। तो 3 गुना x करेंगे तो हो जाएगा 3x, प्लस है तो प्लस लिख दिए, 3 गुना y करेंगे तो 3y बराबर है, बीच में बराबर लिख दिए, 5 तिया होता है 15। ठीक है, फिर 1 से गुना करेंगे हो जाएगा वही 2x माइनस 3y बराबर कितना, 4 गुना करेंगे तो 4 हो गया। फिर ऐसा कर दिए। अब बताइए y का गुणांक यहाँ 3 है, y का गुणांक भी यहाँ 3 है, तो दोनों का गुणांक आपस में क्या हो गया, तो सेम हो गया। कई बच्चे सोचते होंगे सर y का गुणांक तो यहाँ +3 है और यहाँ y का गुणांक -3 है। हम ये बोले हैं कि चिन्ह से मतलब अभी मत रखिए, अभी मतलब रखिए मान से। तो y का गुणांक क्या है 3, y का भी यहाँ भी गुणांक क्या है 3, चिन्ह से मतलब अभी नहीं रखना है। तो बच्चों विलोपन विधि में क्या होता है कि अगर आपका जो है गुणांक सेम हो जाए और प्लस माइनस में पहले से चेंजिंग हो, जैसे ये हिसाब जो है प्लस और माइनस में पहले से चेंजिंग है, तो इन दोनों को प्लस का 3y माइनस का 3y कट गया। अगर चेंज नहीं रहता, अगर बाय संजोग यहाँ कितना रहता, प्लस रहता, अगर प्लस रहता ना तो कटाते नहीं हम लोग, तब क्या लिखते हैं, प्लस को लिखते हैं माइनस, फिर प्लस को लिखते हैं माइनस, फिर प्लस को लिखते हैं माइनस, सबका चिन्ह को पलटी करते। लेकिन अभी यहाँ पर क्या है, पहले से माइनस दिया हुआ है। अगर पहले से माइनस दिया हुआ ना बच्चों, तो 3y प्लस का है 3y माइनस का, ये दोनों कट गया, तो किसी का भी चिन्ह को पलटी फिर नहीं करना है। बात समझ में आया। अगर यहाँ पर प्लस रहता तो सबका देखो गुणांक पहले सेम हुआ, गुणांक सेम करने के बाद सबके चिन्ह को पलटी किया जाता। लेकिन अभी क्या है, अभी है यहाँ पर माइनस पहले से, तो प्लस माइनस में पहले से है, ये दोनों कट जाएगा और किसी के भी चिन्ह को पलटी हम लोग नहीं करेंगे। क्योंकि यहाँ देखिए कुछ नत क्या है, प्लस है, तो प्लस रहता है तो माइनस लिखते हैं। यहाँ भी कुछ नत क्या रहता है, प्लस है, मतलब देखिए 2x के आगे में कुछ नत यहाँ प्लस है, जिसको लिखते हैं माइनस। लेकिन कब, जब चिन्ह सेम रहता पलटी करते तो सबको पलटी करना पड़ता। लेकिन अभी क्या है कि प्लस में और माइनस में पहले से, मतलब चिन्ह पलटी किया हुआ है, मतलब एक ठो काम तो करिए दे दिया है। तो फिर क्या करना है, फिर जोड़ देना है 3x और 2x, कितना x, तो 5x बराबर, अब 15 4 होता है 19। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब देखिए ये x और 5 के बीच में क्या है, गुना है बीच में, तो x बराबर क्या लिख देंगे, इसीलिए x बराबर 19 लिख दीजिए। और ये 5 इसके साथ में गुना में उधर जाएगा बराबर के, मतलब 5 बराबर के उस पर जाएगा तो आ जाएगा भाग में, तो 19/5 ये हो गया x का मान। और ये जो 19/5 आया है x का मान, आप समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख दीजिए। वहाँ से आपका जो है अगर x का मान रखेंगे तो y का मान आ जाएगा। समीकरण 1 या समीकरण 2 आपका मन जिसमें भी रख दीजिए। मेरा मन है समीकरण 1 में रखने का, तो लिख देते हैं कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 है x + y बराबर 5। x के जगह हम रख देंगे कितना, 19/5 लिख दीजिए, 19/5 प्लस y बराबर कितना 5। तो या लिख देंगे, देखिए y बराबर लिखते हैं कितना 5, प्लस का 19/5 को उधर लेके चल जाइए बराबर के उस पार, तो हो जाएगा माइनस का 19/5, नीचे कुछ नहीं क्या है 1 है। या y बराबर लिख देंगे 1 5 का एलसीएम 5 है, 1/5 करेंगे 5 5 25 हो जाएगा, -5 5 खत्म हो गया, आ गया कितना 19। ठीक है, नहीं समझ में आया, भिन्न वाला घटा, 1 5 का एलसीएम 5, 1/5 करेंगे तो 5 5 5 जो आया 5 को गुना कर दिया 25 हो गया, माइनस लिख दिए, फिर 5/5 करेंगे हो जाएगा 1, 1 गुना 19 करेंगे तो 19 ही हो जाएगा। तो इसीलिए y का मान कितना आ गया, तो 25 में 19 जाएगा तो 6/5। तो लिख देंगे कि अतः x बराबर 19/5 है और y का मान 6/5 आया। तो ये हमारा फाइनल आंसर है बच्चों। तो इसका जो स्क्रीनशॉट ले ले और कॉपी में नोट डाउन जरूर कर ले। इसी को कहते हैं विलोपन विधि, बहुत ही आसान है बच्चों। और इनका जो है हमने अभी एक का पहला नंबर को बताया है और नेक्स्ट वीडियो में दूसरा बताएंगे, तीसरा चौथा पाँचवा A to Z आपको बताया जाएगा, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगता है यूट्यूब में। तो आप लोग जो है मेरे इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि सभी दोस्त आपका इसका लाभ उठा पाए।
और बच्चों इसी समीकरण को जो है अभी हम लोगों ने विलोपन विधि से सॉल्व किया और इसी समीकरण को जो है अब हम लोगों को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे जो इसको सॉल्व किए x का मान 19/5 आया, y का मान 6/5 आया, तो इसका मतलब है अगर हम प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व करेंगे अगर इस हिसाब को, तो इसका भी आंसर क्या होगा, x का मान वही 19/5 और y का मान वही 6/5 आएगा। और बच्चों इस चैप्टर का नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के बच्चों हम लोगों के पास 4 नियम है। एक तो ये विलोपन विधि, फिर ये प्रतिस्थापन विधि, एक वज्रगुणन विधि और एक ग्राफीय विधि। तो सभी विधि आसान है बच्चों, मेरे चैनल से जुड़े और एक तरफ से वीडियो देखे, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बच्चों हमने आपको विलोपन सिखा दिया, अब प्रतिस्थापन सिखा रहे हैं। और बच्चों एग्जाम के लिए तो प्रतिस्थापन विधि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगभग हर बार आप देख रहे हैं कि प्रतिस्थापन विधि और वज्रगुणन विधि, ये दो विधि से ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। तो ये दोनों विधि इंपॉर्टेंट है। तो अब जो है इस समीकरण एक को जो है प्रतिस्थापन विधि से सीखते हैं, उनके बाद जो है जैसे वज्रगुणन विधि बोले तो अभी ये 3.4 है, जब 3.5 बताएंगे आप लोगों को, तो सबसे पहले हम वज्रगुणन विधि से ही आपको हिसाब को सिखाएंगे। ठीक है बच्चों। हाँ बच्चों, कितने बच्चों को ये डाउट होता है कि x का मान 19/5 निकाले, y का मान 6/5 निकाले, अब सही है या गलत है, वो मतलब अंदाजा मतलब लगाते हैं कि सही होगा कि गलत होगा। तो इसका भी एक नियम है कि हम ये सही निकाले हैं या गलत निकाले हैं। तो आप देखिए यहाँ पर जो समीकरण एक है ना, क्या है, x + y बराबर कितना है, 5 है। x के जगह में x का मान, y के जगह में y का मान रख देंगे और बीच में प्लस है, प्लस कर देंगे। अगर इस साइड को सॉल्व करेंगे, अगर इस साइड में अगर 5 है, इस साइड को भी सॉल्व करने पे अगर 5 आ रहा है, तो इसका मतलब जो है हमने जो x और y का मान निकाला है वो बिल्कुल सही होगा। या आप समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, यहाँ पर 2 × x के जगह में x का मान और 3 × y के जगह y का मान रख देंगे, बीच में घटा कर लेंगे और उधर है बराबर 4, तो इसका मतलब इधर भी अगर 4 आ जाए तो इसका मतलब हिसाब क्या है, बिल्कुल सही है। तो ये हम करके दिखाते हैं। जैसे कि x + y बराबर 5 है ना, तो x + y लिखते हैं, x + y। x के जगह में लिखेंगे कितना, x का मान लेके आए हैं 19/5 प्लस y के जगह में लिख देंगे 6/5। तो देखिए 5 5 कैलसियम 5 है और 19 6 कितना 25, तो 5 जगह 5 है, 5 है 25, तो कितना आ गया 5। तो x + y का मान को बैठाए, x का मान, y के जगह y का मान, उसको प्लस किए तो आंसर कितना आया था, आंसर इसका आ गया 5। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया बच्चों 5 और इधर भी 5 है, जिसका मतलब हिसाब हमारा जो है बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर कहीं डाउट हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। अब जो है आपको जो है इसका जो है प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या है, समीकरण एक है x + y बराबर 5, ये समीकरण एक था, और कितना 2x - 3y बराबर 4। तो अब हम लोग जो है इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि में आपको बच्चों हमने आपको बताया था कि जो है समीकरण एक या समीकरण दो, किसी एक समीकरण से आप काम कीजिए, उसके बाद जो है उनका मान उस पर मतलब जिससे अगर समीकरण एक में रखेंगे तो समीकरण एक से काम करेंगे तो रखना है समीकरण दो में। अच्छा देखिए, जो हम बोले उनको करके दिखाते हैं। लिख देंगे, पहले क्या लिख देंगे, इसको जो सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि से आप सॉल्व कर रहे हैं, तो लिख देंगे समीकरण एक से। ठीक है, समीकरण एक से क्या लिखेंगे, x + y बराबर कितना 5, तो x बराबर क्या लिखेंगे 5 प्लस का y को बराबर के उस पर लेके जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का y। इनको मान लीजिए समीकरण, अच्छा ये समीकरण एक था, ये समीकरण 2 है, तो इनको मान लीजिए समीकरण 3। ठीक है, जैसे कि हमने x का मान निकाला 5 प्लस का y को उधर भेज दिया तो माइनस का y हो गया। अगर कोई बच्चा चाहता तो y का भी मान निकाल सकता था, तो y बराबर क्या लिखते, प्लस का x को उधर भेज देते तो 5 - x हो जाता। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो है समीकरण 3 निकल गया। समीकरण एक ये है, समीकरण 2 ये है, और समीकरण एक से जो है हमने समीकरण 3 को निकाल लिया, मतलब संभावित x का मान निकाल लिया। ठीक है, ऐसे ही बनाना है प्रतिस्थापन विधि से। ये हमने समीकरण एक से काम किया, और किसी का मन हो समीकरण 2 से तो समीकरण 2 से भी कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये जो समीकरण 3 का मान आया ना, तो समीकरण एक में नहीं रखने पर किस पे रखने पर, तो समीकरण 2 में रखने पर। यानी हमने अभी काम किया है समीकरण एक से, मतलब जिनसे जो है हम ये x का मान निकाले हैं, तो ऐसा नहीं है कि समीकरण एक से निकाले हैं x का मान और समीकरण एक में ही इसका मान रख देंगे, वैसा नहीं करना है। हम काम किए हैं समीकरण एक से, तो x का मान जो आया है ना, तो उनको रखेंगे समीकरण 2 में, मतलब जिनसे काम करेंगे उसमें नहीं रखेंगे। अगर काम करते समीकरण 2 से तो समीकरण 2 से काम करते तो समीकरण 2 में ही x का या y का मान नहीं रखते, उसको रखते किस में, समीकरण एक में। तो अभी समीकरण एक से काम किया है तो रखना है समीकरण 2 में, तो लिख देंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर या समीकरण 3 का मान रखने पर, तो लिख देंगे समीकरण 2 में x का मान
रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 क्या है, तो 2x माइनस 3y बराबर 4। तो 2 बीच में कुछ गुना है और x का मान हमने निकाला है 5 माइनस वाई, तो x का मान रख दिया। अब देखिए बच्चों, यहाँ सभी बच्चे गलती क्या करते हैं कि हम ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, जिसके कारण लगता क्या है कि ये जो है ना 2 सिर्फ 5 के साथ में गुणाम है, लेकिन ये जो 2 है x के साथ में गुणाम है ना, तो x का जो भी मान होगा ना तो उन सभी के साथ में ये 2 गुणाम होगा। जैसे कि x का मान है 5 माइनस वाई, एक्स का मान 5 माइनस वाई है ना, है तो 5 से भी गुना होगा और y से भी गुना होगा। किस मतलब 2 जो है 5 से भी गुना होगा और y से भी गुना होगा। अगर ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो लगता है कि 2 सिर्फ और सिर्फ 5 के साथ में गुणाम है, और ऐसा करने पे जो हिसाब बिल्कुल गलत हो जाएगा और आपको लगेगा कि हिसाब बिल्कुल हम सही बनाए हैं, लेकिन आप गलत हो जाएंगे। इसलिए जो है x का जो मान बैठाएंगे, यानी 2 का 2 लिख दिए, x का मान अगर 1 से अधिक संख्या हो तो हम लोग ब्रैकेट का यूज करेंगे, क्योंकि इनको जो है इन सभी से गुना करना पड़ता है। और ये माइनस का 3y को माइनस का 3y लिख दिए, बराबर कितना लिख दिए, तो 4 लिख दिए। यहाँ क्या बोले हैं कि समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 ये था, लिख दिए समीकरण 2। ठीक है, मैं क्या करने पर, x का मान रखने पर, तो 2 का 2 लिख दिए, बीच में कुछ ना गुना लिख दिए, x का मान 5 माइनस वाई था तो 5 माइनस वाई लिख दिया और इसमें ब्रैकेट लगा दिए। नहीं लगाएंगे ब्रैकेट तो हिसाब गलती हो जाएगा। अगर ब्रैकेट नहीं लगाना है तो इन करवा दीजिए, तब ये गुना करवा दीजिए, तब ब्रैकेट नहीं लगाइएगा तो चलेगा। लेकिन अगर गुना नहीं करवाए हैं और ब्रैकेट नहीं लगाए तो फिर गलती हो जाएगा। तो ठीक है, 2 लिख दिए, x का मान इधर रख दिए, माइनस 3y लिख दिए, बराबर है बराबर लिख दिए, 4 है 4 लिख दिए। ठीक है, अब जो ये 2 है ना, इनके साथ भी गुना होगा और इनके साथ भी गुना होगा। ठीक है ना, तो 2 गुना 5 करेंगे तो 2 पंचे 10 और प्लस माइनस माइनस 2 गुना y करेंगे तो 2y, और ये माइनस का 3y पहले से, तो माइनस 3y लिख दीजिए, बराबर कितना, 4। ठीक है, चलिए या क्या लिख देंगे, ये 10 जो है क्या है, तो ये 10 अचर है, ये भी 4 क्या है, तो ये अचर है, और ये 2y 3y चर अचर दोनों के साथ में है। तो यहाँ नियम क्या होता है, समीकरण को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो चर अचर वाले को, मतलब अचर वाले को एक साइड कर देते हैं, चर वाले को एक साइड कर देते हैं। तो माइनस का 2y माइनस का 3y, तो माइनस का 5y दोनों जुड़ जाता है, लेकिन चिन्ह माइनस एक ना रहेगा, अब बराबर कितना, 4, प्लस का 10 को बराबर के उस पर भेज दीजिए तो हो जाएगा माइनस का 10। 10 को उधर इसलिए भेजे क्योंकि 4 है अचर, 10 भी है अचर, तो अचर वाले को एक साइड कर दिए, और माइनस 3y माइनस 2y माइनस 3y ये है चर वाला, तो चर वाले को भी एक साइड कर दिए। कोई दिक्कत है? चलिए अब क्या करेंगे, या लिख देंगे या माइनस 5y बराबर 10 में, तो 4 में तो 10 जाएगा नहीं, तो 10 में 4 को घटाएंगे, 10 में 4 जाएगा तो हो जाएगा 6, लेकिन 10 बड़का कि 4 बड़का, 10 बड़का, 10 के आगे माइनस है तो इस पर क्या चिपका देंगे, तो ये इसमें माइनस चिपका देंगे। ठीक है, अब ये माइनस खत्म हो गया तो लिख देंगे, इसीलिए y बराबर कितना हो गया, 6। अब देखिए 5 किस में है, तो गुना में है, तो इधर आ जाएगा किस में, तो बट्टे में, तो y का मान हम लोगों का आ गया 6/5। ठीक है, अब जो है ये जो y का मान आया है 6/5, इनको जो है आप समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में रखिए या समीकरण 3 में रखिए, आप किसी में भी रखिएगा तो वहाँ से आपका जो है y का मान अगर रखेंगे समीकरण 3 में तो वहाँ से x का मान आएगा, या समीकरण 1 में भी रखेंगे तो x का ही मान आएगा, या समीकरण 2 में रखेंगे तो इस x का ही मान आ जाएगा। लेकिन आसान होता है समीकरण 3 में रखने पर, तो लिख देते हैं क्या करने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 क्या है, तो समीकरण 3 है x बराबर 5 माइनस वाई। ठीक है, तो लिख देंगे या x बराबर 5 माइनस वाई के जगह लिख देंगे 6/5। इसके नीचे कुछ क्या है, तो 1 है, ये x बराबर क्या लिखेंगे, 5 1 का एलसीएम 5 1 होगा 5 5, 5 गुना 5 25, माइनस 5 5 खत्म हो गया 6, तो इसीलिए x का मान आ गया 25 में 6 जाएगा तो 19/5। ठीक है, तो x का मान आ गया 19/5 और y का मान आ गया 6/5, तो इधर लिख देंगे अतः x बराबर 19/5 तथा y बराबर 6/5। अभी हमने विलोपन विधि से भी जो निकाला था x और y का मान, वही x का मान आया था 19/5 और y का मान भी आया था 6/5। तो हम मतलब दो चर वाला, ये जो चैप्टर है इसका नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, और यहाँ पर जो है हिसाब को सॉल्व करने का हम लोगों के पास 4 नियम होता है। तो अभी हम लोगों को विलोपन तथा प्रतिस्थापन बोला गया है, और भी 2 विधि है, वो आगे वाला प्रश्नावली में आपको बताएंगे। तो
अगर सवाल अगर आपको दे दिया समीकरण इतना इतना को हल करें, तो आपका मन विलोपन से करे या प्रतिस्थापन से करे या वज्रगुणन से करे या ग्राफीय से करे। लेकिन अगर सवाल में ये बात बोल दे कि विलोपन विधि से ही बनाए तो विलोपन से बनाइएगा, अब बोल दे प्रतिस्थापन से बनाए तो प्रतिस्थापन से बनाइएगा। तो फाइनल एग्जाम में जो बच्चों सवाल पूछा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है प्रतिस्थापन विधि से और वज्रगुणन विधि से, जो कि वज्रगुणन विधि हम 3.5 में आप लोगों को बताने वाले हैं। तो बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, अगर कहीं डाउट हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें। अगर बच्चों आपको प्रतिस्थापन विधि और भी अच्छे से समझना हो तो जो है 3.4 करना वीडियो है, आप 3.3 में जाइए और सवाल संख्या 1 का जो है उसमें 6 सवाल को हमने प्रतिस्थापन विधि से ही बताया है, बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझ में वहाँ आ जाएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कहीं डाउट हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें। बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर बच्चों आपको कक्षा 10 का कंप्लीट मैथ फार्मूला चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।